मेरा नाम डॉक्टर रेखा मीना है और मैंने इस साल 573 रैंक हासिल की है यूपीएससी सीएससी 2021 में। प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न ये था कि मैंने पहले प्रयास में मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। मैंने कॉलेज से आने के 3-4 महीने बाद ही मेरा प्रीलिम्स था। पहले प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो अपना सिलेबस पूरा कीजिए। अपना जो बेसिक बुक्स हैं उनको 1 या 2 बार, कम से कम 3 बार तो पढ़िए। दूसरी चीज़ है कि आपको थीम समझनी है कि यूपीएससी कौन से थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो थीम समझने के लिए आपको पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे। प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद खुशी तो बहुत हुई थी कि फाइनली हो गया है और अब मेंस देने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि कम से कम मेंस देने का तो मौका मिले। न्यूज़पेपर हाँ मिस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बार बहुत मिस हुआ था मुझसे। मैंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से न्यूज़पेपर फॉलो किया था, लेकिन इस अटेम्प्ट में मेरा ज़्यादा फोकस हो गया था आंसर राइटिंग की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, एग्ज़ाम वाले दिन डरिए मत। आपने जब इतने दिन की प्रिपरेशन की है तो उस दिन अगर आप डरेंगे तो प्रिपरेशन ख़राब हो सकती है, आपका पेपर ख़राब हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि जिस दिन पेपर होगा उस रात आपको नींद नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर यूपीएससी 2023 की तैयारी कहाँ से करें। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो यूपीएससी 2023 एस्पिरेंट के लिए। आपको तो पता ही है, प्रेप लैडर का यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कंटेंट अभी तक के मार्केट में सबसे बढ़िया कंटेंट है, जो प्रेप लैडर की ड्रीम टीम मतलब इंडिया की टॉप यूपीएससी फैकल्टीज़ ने बनाया है। और इसी हाई यील्ड कंटेंट की वजह से इस बार यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 जीएस पेपर हैड 88% कॉन्सेप्ट्स रिपीट फ्रॉम प्रेप लैडर। इसका मतलब यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रेप लैडर से पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है। और तो अब पढ़ो उतना चाहिए जितना। एक और गुड न्यूज़ है, प्रेप लैडर ने अपना यूपीएससी मिशन 2023 लॉन्च कर दिया है। अब आपको यूपीएससी की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपना घर अपना गांव छोड़कर दिल्ली या फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेप लैडर यूपीएससी का बहुत ही शानदार क्वालिटी का मटेरियल अपने एक्सपर्ट फैकल्टी की मदद से तैयार करके सिर्फ 8300 में अवेलेबल करवा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 8300 में कंप्लीट यूपीएससी जीएस का कंटेंट, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। मुझे तो पता है प्रेप लैडर का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बट आप मेरी बात का यकीन करें और आज ही प्रेप लैडर का एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर आप आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको 24 आवर्स के लिए प्रेप लैडर के प्रीमियम कंटेंट का फुल एक्सेस मिलेगा, वो भी एकदम फ्री। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कंटेंट, फ्री एनसीईआरटी समरीज, फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन, साथ ही साथ फ्री ट्रेजर और लर्निंग थ्रू मैप और भी बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे आपको फ्री देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बनाएं। मेरा कोड SView इस्तेमाल करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले काफ़ी टाइम से हम यूपीएससी 2021 के रिजल्ट जो चयनित हुए उनके इंटरव्यू ला रहे हैं। इसी श्रेणी में आज हमारे साथ डॉक्टर रेखा मैम है, जिनका 573 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ है। बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी थी, क्या मोटिवेशन था, तमाम सारी बातें जो आप एस्पिरेंट लाइव में देखते हैं। हेलो मैम। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, सबसे पहले आपने अमूल्य टाइम दिया इसका। सबसे पहले मैम आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रेखा मीना है और मैंने इस साल 573 रैंक हासिल की है यूपीएससी सीएससी 2021 में। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और मैंने अपनी ग्रेजुएशन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS में की है। और 2019 में मैं घर आई थी, उसके बाद से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और 2020 में मेरा सिलेक्शन मेडिकल ऑफिसर के रूप में हुआ था और तब से मैं चिकित्सक अधिकारी के रूप में राजस्थान में पोस्टेड थी। मैम, आपको कब से लगा कि आखिर आपको सिविल सेवा की ओर जाना है? पहले स्टार्टिंग में तो इतना आइडिया था नहीं, तो मेरा मोटिवेशन हमेशा डॉक्टर बनने का ही था। लेकिन इंटर्नशिप के टाइम पे मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए। मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनके थ्रू मुझे पता चला इसके बारे में, और जब मैंने इसका जॉब प्रोफाइल देखा तो मुझे लगा कि मैं एक बेटर सूटेड पर्सन हूँ फॉर सिविल सर्विसेज। सो तब मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी 2019 में। मैम, ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? ये मेरा तीसरा प्रयास था और मेरा मीडियम इंग्लिश है और मेरा ऑप्शनल था मेडिकल साइंस। मैम, बात करते हैं कि आखिर एक जो सीरियस स्टूडेंट जब यूपीएससी की प्रिपरेशन आता है उसको कितना टाइम लग जाता है? एक नॉर्मल सी बात करते हैं। नॉर्मल सी अगर देखा जाए तो 1 साल की तो प्रिपरेशन है और 1 साल तो ये पेपर देने में ही लग जाता है, तो कम से कम 2 साल आप सोच के आइए।
ओके मैम, बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। कभी कभार प्रीलिम्स से निकल जाते हैं, मेंस में वापस अटक जाते हैं। तो आपने क्या ऐसी इफेक्टिव रणनीति बनाई और आखिरकार आपने जो लिस्ट आई यूपीएससी रिजल्ट में, आखिर आपने नाम दर्ज करवा लिया? स्ट्रैटेजी बोले तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, जो मेरी शुरू में नहीं थी। प्री और मेंस की तैयारी आपको साथ में करनी चाहिए। आप सबसे पहले बेसिक बुक्स उठाइए, हर सब्जेक्ट के हिसाब से एक सब्जेक्ट का एक बुक उठाइए और PYQ और सिलेबस को साथ में रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, सिलेबस को एनालाइज कीजिए, बहुत सारी टॉपर वीडियोस होती हैं, उन सबको देखते रहिए। और इन सब बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करते रहेंगे। और प्रीलिम्स से जस्ट पहले 3 महीने पहले आप प्रीलिम्स में शिफ्ट कर दीजिए, और जब मेंस आए तो अपना आंसर राइटिंग में फोकस करिए। कुछ एरियाज़ हैं मोटे मोटे जिनसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ओके मैम, आपने अगर कोई बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं कि मैंने ये कोचिंग ली और उसके सिलेक्शन के बाद में बताते हैं कि मैंने कोचिंग नहीं ली, ये वो कोचिंग ली थी फिर आप ड्रॉप कर दिया, तो आखिर आपने अगर हकीकत में बात करें, आपने कोचिंग ली या फिर नहीं ली, तो किस प्रकार तैयारी की? मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की है। मेरा ऑप्शनल जो था वो मेडिकल साइंस था, तो वो मेरी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैंने उसकी तैयारी तो मेरे इंटर्नशिप के टाइम पे शुरू कर दी थी और नोट्स बना लिए थे। और जीएस के लिए देखे तो मैंने अपने कुछ स्टैंडर्ड सोर्स जो सब किताबें होती हैं उन्हीं को पढ़ा, और यूट्यूब से अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब की वीडियो देख ली कोई, या तो फिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो गूगल कर लिया। जैसे कि अगर कुछ समझ में नहीं आया, जैसे राज्यसभा, कोई भी एक वर्ड लिखो उसके आगे यूपीएससी लिख दो, तो ऐसे करके आपको मतलब उसका वो मिल जाता है, कुछ भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, और उससे आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो कोचिंग है वो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। आप अगर सिलेबस को ढंग से करते रहेंगे तो हो जाएगा। ओके मैम, यूपीएससी की जर्नी में आखिरकार टॉपर ये भी बताता है कि टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो आपका टाइम टेबल क्या था सुबह मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक? टाइम टेबल तो इतना कोई फिक्स रहता नहीं है, बट रूटीन बनाने का मैं हमेशा कोशिश करती थी। मेरा मोटिवेशन ही रूटीन से आता था। तो मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से मैं तो हूँ नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरा रहता था कि मैं 7 बजे उठ जाऊँ, और उठने के बाद अपना ब्रेकफास्ट वो सब करने के बाद पढ़ाई करने बैठो। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करी हुई थी, तो लाइब्रेरी चले जाती थी, फिर लंच टाइम पे आती थी, खाना खा के फिर लाइब्रेरी चले जाती थी। इवनिंग टाइम पे एक चाय वाय पी ली, और फिर डिनर टाइम पे घर आओ, और रात को फिर जल्दी सोने की कोशिश करती थी। नींद आती नहीं थी जल्दी, बट कोशिश ये रहती थी कि जल्दी सो जाऊँ ताकि अगले दिन जल्दी उठ पाऊँ। ओके मैम, जैसा कि आपने बताया कि तीसरा अटैम्प्ट था, पिछले 2 अटैम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 2 अटैम्प्ट में क्या क्या गलतियाँ रह गई जिसकी वजह से आपने प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए? प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये था कि मैंने पहले प्रयास में मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। मैंने कॉलेज से आने के 3-4 महीने बाद ही मेरा प्रीलिम्स था, तो मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। दूसरी बार मेरी गलती थी, मैंने CSAT को इग्नोर किया, जो कि मुझे बहुत भारी पड़ा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि CSAT को आप इतना ही वेटेज दीजिए जितना आप GS को देते हैं। एटलीस्ट आपको 4 पेपर तो लगा के जाने ही हैं CSAT के, ताकि आपको उस दिन डर नहीं लगे। क्योंकि सुबह आप 2 घंटे का पेपर देते हैं, फिर शाम तक कभी कभी थक जाते हैं, और प्रीलिम्स से एक रात पहले नींद भी नहीं आती है। तो जब तक CSAT पेपर देते हो तब तक दिमाग बहुत थक जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और अगर आप प्रैक्टिस करके एक सेफ नंबर में रहेंगे, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में, और कितना आपका मार्जिन रहता है कट ऑफ से, तो आपको आराम से CSAT क्लियर हो सकता है। तो मेरा 2-3 चीज़ें यही थी कि मैंने GS पे अपना सिलेबस पे ध्यान दिया, PYQ पे ध्यान दिया, और CSAT के लिए प्रैक्टिस की। ओके मैम, जैसा कि आप देख रहे पिछले काफ़ी टाइम से यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है उसके लिए क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सकते हैं एस्पिरेंट जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं? पहले प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो अपना सिलेबस पूरा कीजिए। अपना जो बेसिक बुक्स हैं उनको 1 या 2 बार, कम से कम 3 बार तो पढ़िए, और जिस चीज़ का लगता है उसके नोट्स बना लीजिए शॉर्ट। दूसरी चीज़ है कि आपको थीम समझनी है कि यूपीएससी कौन से थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो थीम समझने के लिए आपको PYQ देखने पड़ेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए अच्छे से। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपको ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि यूपीएससी कौन से एरिया में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इवन यहाँ तक ही है कि यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट भी करती है, तो वो भी आपको पैटर्न समझ में आएगा। और तीसरी चीज़ आप ये देखिए कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कम से कम भी 50 मॉक
मॉक लगाए थे। मैं निकाल के ले आती थी मार्केट से और घर ही बैठ के मॉक्स लगाती थी। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका नंबर डिसाइड हो जाएगा कि मुझे इतने अटैम्प्ट करने चाहिए। मेरा अटैम्प्ट रहता था 85 के आसपास मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी हमेशा, और वो मेरा सेफ जोन था। तो वो जोन पकड़ लीजिए अपना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनसे आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके तीसरे अटेम्प्ट में जिस दिन आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, आपको लगा कि आखिरकार आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट में सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स, तो फिर से आपने मेंस की किस प्रकार प्रिपरेशन की और किस प्रकार वापस टाइम टेबल अपना अलग से बनाया? प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने के बाद खुशी तो बहुत हुई थी कि फाइनली हो गया है और अब मेंस देने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि कम से कम मेंस देने का तो मौका मिले। तो इस साल मेंस देने का मौका मिला। तो लास्ट ईयर जब 2020 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मेरा सीसैट रुका था। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैंने उसी साल से अपना जीएस का प्रिपरेशन मेंस का शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में मैंने अपना महीने डिवाइड कर लिए थे 15-15 दिन के गैप में, कि शुरू के 15 दिन मैंने GS1 किया था, फिर मैंने एथिक्स किया था और साथ में मेरा ऑप्शनल चलाया था। तो मैंने ये किया था कि 1.5 महीने में मेरा ऑप्शनल कवर हो जाना चाहिए पूरा, और बचे हुए 1.5 महीने में जो बचा हुआ सिलेबस है जीएस का वो कवर होना चाहिए, और साथ में रेगुलर इंटरवल पे पेपर देने हैं, मेंस के पेपर अटैम्प्ट करने हैं। घर ही बैठ के मैं करती थी, लेकिन वो मैं अटैम्प्ट करने हैं अच्छे से। तो वही है कि वो 3 महीने में अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए आप, और ऑप्शनल और उसको इक्वल टाइम दीजिए, तो उस टाइम पे हो जाती है तैयारी। ओके जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शनल अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो रैंक अच्छी भी आने की संभावना जाहिर की जा सकती है। तो आपने अपने ऑप्शनल को किस प्रकार मजबूत बनाया? मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस है, तो वो मेरा कमांड पहले से ही अच्छी थी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी की है उसी से। और मैं 1.5 साल से वर्किंग भी थी एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो उसमें जो चीज़ें मैं वर्किंग थी वो मेरे काम आई इसमें। दूसरा मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था कि मैंने नोट्स बनाए थे। मैंने अपने जो पढ़ाई की थी कॉलेज के टाइम पे उन्हीं नोट्स के, उन्हीं बुक्स के छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। तो मेरा प्रीलिम से पहले ही मेरा ऑप्शनल तैयार था। और तीसरा ये था कि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी जिसके मैंने सारे टेस्ट लगाए थे, तो मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी। और अगर देखा जाए तो ऑप्शनल के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाता है कि इस एरिया में इतने एरिया से ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बाहर का कुछ नहीं आता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन ढंग से करेंगे ना आप, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इसमें भी रिपीट होता है क्वेश्चंस, तो आप क्वेश्चन का अंदाज़ा भी लगा पाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने अपना ऑप्शनल तैयार किया था। ओके जैसे कि टॉपर्स ये भी बताते हैं कि न्यूज़पेपर है कभी मिस नहीं करना चाहिए, तो आपने क्या ये बात अपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ते थे, तो किस प्रकार पढ़ते थे, कौन कौन से पोर्शन पढ़ने चाहिए न्यूज़पेपर से? न्यूज़पेपर हाँ मिस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बार बहुत मिस हुआ था मुझसे। मैंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से न्यूज़पेपर फॉलो किया था, लेकिन इस अटेम्प्ट में मेरा ज़्यादा फोकस हो गया था आंसर राइटिंग की तरफ। तो मैंने न्यूज़पेपर डेली नहीं फॉलो किया था, बट हाँ मैं डेली एक बार उसके हेडलाइंस ज़रूर देखती थी। और यूट्यूब में वो आता है एनालिसिस करके न्यूज़पेपर का, तो मैंने द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया था, उसका मैं एनालिसिस पढ़ लेती थी। बाकी मेरा करंट अफेयर का मेन सोर्स होता था विजन की मंथलीज, और मैं मंथली फॉलो करती थी। कोई भी बुकलेट आप ले लीजिए मार्केट से, ज़रूरी नहीं है विजन का ही लेना, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो ले लीजिए, वो फॉलो करती थी। और नोट्स बनाने की मतलब एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है नोट्स बनाना, क्योंकि आखिर तक वो बहुत बल्कि हो जाते हैं और वो फॉलो नहीं होते हैं। लेकिन हाँ करंट अफेयर पे आपको डेली कमांड रखनी पड़ेगी तभी, क्योंकि करंट अफेयर को आप अपने आंसर्स में दिखा सकते हो। ओके मैम, जैसे कि आपने बताया कि पिछले 2 अटेम्प्ट्स में सीसैट में आपको प्रॉब्लम दिक्कत आई थी, तो आपने किस प्रकार फिर हैंडल किया मामला कि अच्छे से तैयारी वापस शुरू की? कौन कौन सी सीसैट के लिए आपको लगता है कि बुक अच्छी मानते हो? सीसैट के लिए ऐसा मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी थी। मेरा मेन फोकस था कि मैं 2013 के बाद से जो यूपीएससी के सीसैट हैं वो मैंने सारे लगा लिए थे टाइम लिमिट के अंदर। अब इसमें मैंने 2 चीज़ें की थी। पहली चीज़ मैंने ये देखा कि मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा है, मैथ्स है कि इंग्लिश। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं इंग्लिश से क्वेश्चन अच्छे कर सकती हूँ। तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि शुरू के 40 मिनट में मैं सिर्फ इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन करूँगी, और जब वो हो जाएंगे उसके बाद मैं मैथ्स और रीजनिंग करूँगी। और मैंने जब भी अपना प्रैक्टिस घर बैठ के की है, मैंने कभी 2 घंटे में नहीं की, मैंने हमेशा 1.5 घंटे में करी है। तो मैं आधे घंटे का मार्जिन हमेशा लेके चलती थी कि एग्ज़ाम टाइम पे अगर कुछ टॉपिक सही नहीं आया, फिर कोई पोर्शन सही नहीं आया, तो मैं उस टाइम लिमिट को वहाँ यूज़ कर सकूँ। तो मेन फोकस मेरा था कि मेरी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर हो कि इतने मिनट में मेरे इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए सीसैट के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और मैं आधी घंटा मतलब स्पीड पे मैंने बहुत काम किया। तो उस चीज़ से क्या हुआ कि एक्यूरेसी आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हिसाब से मैथ्स या फिर रीजनिंग में सारे टॉपिक नहीं पढ़ने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन्हीं टॉपिक्स को आप पिक करो, और जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको छोड़ दो। बिकॉज आपको 80 के 80 क्वेश्चन करने हैं नहीं। मैं 80 में से 50 क्वेश्चन करती थी, तो मुझे
30 क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं मुझे ये पता था, तो उन क्वेश्चंस को मैं देखते ही काट देती थी, तो उससे क्या हुआ मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो गया था। ओके मैम, ओवरऑल आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे एक दिन के अंदर? घंटे तो मेरे हिसाब से मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि जितने भी टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि बैकग्राउंड में कुछ सोच रहे हो, घर जाना है, कुछ भी। जितने भी घंटे आप पढ़ो उसमें आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आए और ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी में रहे। लेकिन इन जनरल अगर एवरेज बताया जाए तो 7 से 8 घंटे की तो डेली पढ़ाई होती ही थी, और एग्ज़ाम से पहले तो ऑब्वियसली बहुत बढ़ जाती है पढ़ाई। ओके और जैसा कि बहुत सारे टॉपर्स एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड बुक्स तो बता ही देते हैं, इसके अलावा आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है और आपको क्या लगता है कि और बुक्स पढ़नी चाहिए? मेरे हिसाब से और बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। अगर जो एनसीईआरटी फॉलो करनी है और जो बुक एक बुक लिस्ट होती है कि भाई एक सब्जेक्ट की एक किताब, वो ही फॉलो करनी है, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। उसी के अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए कोई और किताब ढूंढने से ज़्यादा बेटर है कि आप उसकी एक वीडियो देख लो, उसके छोटे नोट्स बना लो, उस नोट्स को चिपका लो, उस नोट्स को कुछ निमोनिक बना के याद कर लो, कोई कहानी बना के याद कर लो, लेकिन आपको पढ़नी वही किताब है। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैम लास्ट सवाल की ओर चलते हैं कि नए एस्पिरेंट हैं जो इस बार यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए, उनको आप अपनी व्यक्तिगत राय क्या देना चाहेंगे? मेरी व्यक्तिगत राय यही रहेगी, पहला तो आप डरिए मत बिल्कुल भी, मोटिवेशन डीमोटिवेशन सब चलता रहता है, अपने रूटीन पे फोकस कीजिए। दूसरा, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए। कहने की बात है, शुरू में मुझे भी लगता था कि सिलेबस तो पढ़ लेंगे, बट ये है कि पहले दिन सबसे पहला काम होना चाहिए आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। तीसरी चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो, वो अच्छे से फॉलो कीजिए। और चौथी चीज़ ये है कि पूरी ईमानदारी से पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, किसी को आप सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन खुद को मत बनाइए, खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए। थोड़ा सा अपने आप को इधर उधर की चीज़ों से दूर रखिए, क्योंकि दिमाग में कुछ टेंशन हो जाती है तो फिर पढ़ाई पे इफेक्ट होता है। तो अगर अपना रूटीन और ये सब चीज़ें करेंगे तो वो चीज़ अच्छे से होगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, एग्ज़ाम वाले दिन डरिए मत। आपने जब इतने दिन की प्रिपरेशन की है तो उस दिन अगर आप डरेंगे तो प्रिपरेशन ख़राब हो सकती है, आपका पेपर ख़राब हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि जिस दिन पेपर होगा उस रात आपको नींद नहीं आएगी। मुझे पहले दूसरे टाइम में लगता मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, बट आखिरी में मैं मान चुकी थी ये बात कि मुझे नींद नहीं आने वाली। तो वो चीज़ अगर आप मान लेंगे पहले से, तो आपको पेपर वाले दिन इतनी एंजाइटी नहीं होगी। और थोड़ा अपना खाने पीने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि ज़रूर कीजिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना टाइम दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।